नमस्कार, गुड इवनिंग। रात के 9 बज चुके हैं और आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंटों के लिए अप्लाइड फिजिक्स के अबाउट। देखिए, अप्लाइड फिजिक्स के अबाउट और केमिस्ट्री की वीडियोस आपको चैनल पर डेली रात के 9 बजे प्राप्त होती हैं। और ऐसी वीडियोस हम आपको ऐसे क्वेश्चन से प्रोवाइड करवाते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, जिन पर आधारित क्वेश्चन लगभग रिपीटेड टाइम हर बार पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप कंटिन्यू तरीके से रोज रात के 9 बजे रेडी होकर के हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमारे अकॉर्डिंग नोट्स बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में 70+ % से लेकर के आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और नीचे कमेंट्स में आप कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करके भेज सकते हैं, या फिर आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट होता है तो आप हमें अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पांडे जी टेक्निकल के इस चैनल में हम आगे बात करते हैं फिजिक्स के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण पॉइंट का। देखें, ये रेखीय वेग v और ओमेगा के बीच जो रिलेशन होता है, ये आपका 2 नंबर का आने वाला क्वेश्चन है। इसे हमने अपने पिछले वीडियो में विश्लेषित कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से इसे हम बता दे रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2018 में आया हुआ था, 2013 में आया हुआ है और इसी के साथ साथ 2015 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन, और इसके पहले भी मोर टाइम से पूछा गया है। तो आज हम दिखाते हैं आपको कि आप कैसे सीधे सीधे रेखीय वेग v और कोणीय वेग ओमेगा के बीच रिलेशनशिप स्थापित करेंगे। हम एक चीज क्या जानते हैं कि जो कोणीय विस्थापन थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है आपका चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या होती है? एस होता है। अब ध्यान दें, यह एक दूरी हो जाती है और यह कोणीय विस्थापन है, और इसे आप रेखीय विस्थापन या इसको एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आपको यह ध्यान देना है, अगर हम दोनों तरफ डेल टी से भाग दे दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? हमने कोणीय वेग पढ़ा था, तो कोणीय वेग इज इक्वल टू क्या होता है? कोणीय विस्थापन के परिवर्तन दर को कोणीय वेग कहते हैं। तो यहां से आपका हो जाएगा ये ओमेगा, केवल इतना पॉइंट। और फिर आपका यहाँ पर है डेल एस बटे जो डेल टी है आपका। जब आप डेल एस बटे डेल टी को देखेंगे तो आपका क्या होता है? v बराबर आपका होता है यस बटे टी, मतलब रेखीय वेग बराबर रेखीय विस्थापन बटे समय। तो ये आपका हो जाएगा v। अब नीचे आपका r बच रहा है, आपका r हो जाएगा। अब आपका सीधे सीधे आ जाएगा ओमेगा बराबर v बटे आर, या r का मल्टीपल आप यहाँ कर देंगे, v इसके नीचे में चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, उसी को बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आपका डेल थीटा बराबर दिया गया है डेल एस बटे आर, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग दे दिया जाएगा, और आपका रिलेशन इधर डेल थीटा बटे डेल टी, ये आपका ओमेगा हो जाएगा। और ये आपका यहाँ पर आप हमने अलग कर दिया, डेल टी को एस के साथ ले लिया, तो ये आपका v का मान हो जाएगा और आपका r हो जाएगा। ओमेगा बराबर वी आर आपका हो जाएगा, तब आपका v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। इससे आप इस प्रकार फिगर बना करके समझा दीजिएगा तो अच्छे से आपका हो जाएगा। इसे कैसे आपको बनाना है? एक वृत्त बनाना है, उस पर आपको उसका सेंटर लेना है और आपको एक उसकी रेडियस खींच देनी है। ठीक है, अब हम अगर कोणीय विस्थापन थीटा लेते हैं तो यहाँ पर हम थीटा कोण बना देंगे, और हम चाप कितना ले रहे हैं? एस ले रहे हैं, तो हम एस ले लेंगे, इसकी रेडियस आर है तो आर हो जाएगा। आपका यहीं से आ जाएगा बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और आपका बहुत ही आसानी के साथ 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्या होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगला होता है कोणीय त्वरण अल्फा और रेखीय त्वरण ए के बीच संबंध। देखें, बिल्कुल जैसे अभी हमने आपको v और ओमेगा के बीच रिलेशनशिप बताया, बिल्कुल वैसा ही कुछ कहानी यहाँ पर भी बनती है अल्फा और ए के बीच। मतलब कोणीय विस्थापन और एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन, मतलब रेखीय त्वरण के बीच संबंध। ठीक है, तो सीधे सीधे हम आपको एक चीज ये रिवाइज करवा दें कि कोणीय त्वरण क्या होता है। कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय त्वरण होता है कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। मतलब कोणीय वेग आपका होता है ओमेगा, ओमेगा के साथ ओमेगा बटे डेल टी अगर आप करते हैं तो ये आपका हो जाता है अल्फा। और रेखीय त्वरण क्या होता है?
रेखीय त्वरण ए बराबर आपका होता है रेखीय वेग बटे समयांतराल। ठीक है, तो हमने यहां से देखा कि कोणीय त्वरण क्या होता है और रेखीय त्वरण क्या होता है। अब आप संबंध कैसे दर्शाएंगे ये आपको नीचे हम बताने वाले हैं। उसके पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सीधे सीधे सभी कमेंट्स करके बताइए कि जो त्वरण होता है, त्वरण कैसी राशि है? त्वरण सदिश राशि है या त्वरण अदिश राशि है? ये आज आपका पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट्स में करिए कि त्वरण सदिश राशि है या अदिश राशि है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर बता पाते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता क्या होता है कि जो अल्फा होता है, ये अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण है। कोणीय त्वरण बराबर आपका होता है ओमेगा बटे डेल टी। ओमेगा आपका क्या होता है? ओमेगा आपका होता है कोणीय वेग। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था v बराबर आर ओमेगा होता है। अगर हम यहाँ से ओमेगा का मान निकालना चाहें, अगर हम यहाँ से ओमेगा का मान निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? v बटे आर आएगा। अब इसी ओमेगा को उठा करके आपको यहाँ पर रख देना है। तब जब आप ओमेगा का मान यहाँ पर उठा करके रख देंगे, देखिए यहाँ पर रख दिया गया, तो आपका हो जाएगा अल्फा बराबर डी v बटे आर बाई टी। ये आपका हो जाएगा अल्फा बराबर b बटे आर इंटू डेल टी। और v बटे टी बराबर हम जानते हैं क्या होता है? आपका रेखीय त्वरण ए होता है। तो अब आपका आ जाएगा अल्फा बराबर a बटे आर, या यहाँ से आप a बराबर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा आर अल्फा। ठीक है, ये तो रहा आपका एक बहुत ही सिंपल तरीका। इसके अलावा आप इसको दूसरे तरीके में कैसे कह सकते हैं? हम क्या जानते हैं? b बराबर आर ओमेगा होता है, दोनों तरफ हम डेल टी से भाग दे देंगे। अब आपका ये v बटे डेल टी बन जाएगा a, और बराबर का है तो बराबर, आर है तो आपका आर हो जाएगा, और ये आपका ओमेगा बटे डेल टी बन जाएगा अल्फा। तब आपका सीधे सीधे वही चीज आ गई जो अभी हमने आपको दिखाया था, a बराबर आर अल्फा। तो चाहे आप इस तरह से कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही होगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप नीचे फटाफट कमेंट्स करते रहिए कि त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। देखें, उसके बाद आता है अभिकेंद्र बल क्या होता है। अभिकेंद्र बल, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभिकेंद्र बल। इस पर आधारित आपको एक क्वेश्चन भी मिल सकता है, अभिकेंद्र बल की परिभाषा भी मिल सकती है, या फिर अभिकेंद्र बल का अनुप्रयोग लिखने को भी मिल सकता है। इन्हीं तीनों में से एक चीज आपको निश्चित रूप से मिलने वाली है अभिकेंद्र बल से। अभिकेंद्र बल ऐसा पॉइंट है जो कि आप 100% समझ के रखिए, आने वाला है इससे क्वेश्चन। अभी से क्लियर? अभिकेंद्र बल से आपका एक क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन कैसा होगा वही हम आपको आज बताने वाले हैं। तो अभिकेंद्र, सबसे पहले हम जानेंगे कि अभिकेंद्र बल ये जो है ये कब कब आया है। तो दोस्तों अभिकेंद्र बल लगभग 2002 के बाद से लगातार अभी तक 2019 तक आया हुआ क्वेश्चन है। अभिकेंद्र बल लगभग हर बार पूछा गया है, तो इसलिए अभिकेंद्र बल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभिकेंद्र बल होता क्या है, अब इसे अगर हम समझें तो इसको हम आपको बताते हैं। आप कोई भी एक रस्सी ले लीजिए, ठीक है, रस्सी लेकर के आप उस रस्सी को किसी गोले में घुमाइए, मूव कराइए, तो उस रस्सी द्वारा अंदर की तरफ एक बल लगता है जिसे ही अभिकेंद्र बल कहते हैं। किसी भी वृत्त पर गति करते हुए कण के द्वारा, इसकी डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे? किसी भी वृत्त पर, ये कोई एक वृत्त है, किसी भी वृत्त पर स्थित किसी कण के द्वारा गति करते समय गति करते समय केंद्र की तरफ, मतलब केंद्र कहाँ होगा? अंदर होगा, केंद्र की तरफ लगने वाला बल ही अभिकेंद्र बल कहलाता है। फिर से समझते हैं, किसी वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण पर केंद्र की तरफ बल लगने वाले बल को ही अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब इसके बाद आपका आता है अभिकेंद्र त्वरण, एक इंपॉर्टेंट होता है, जहां जहां पर पूछा जाता है अभिकेंद्र बल, उसी के साथ आपका अभिकेंद्र त्वरण भी आ जाता है। देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट इसके पहले यह भी क्लियर हो जाए कि बल बराबर होता क्या है? आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान आपका वही रहता है। अब जब हम इस बल को अभिकेंद्र बल कह देते हैं तो इस त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण कह देंगे। इसे आप कैसे समझेंगे? इसे आप बिल्कुल ऐसे समझिए
कि अभिकेंद्र बल, सबसे पहले अभिकेंद्र बल का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कर दें कि किसी वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण पर केंद्र की तरफ लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। और अभिकेंद्र बल जिस त्वरण से वह पिंड जिस त्वरण से उस वृत्ताकार पथ पर गति करता है उसी का त्वरण अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। जिस त्वरण से कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है उसी त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। बिल्कुल आसान सी, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा। अब हम क्या जानते हैं, बल F इज इक्वल टू होता है आपका m इंटू ए होता है। आपका ए यहाँ पर क्या होता है, अगर ये बल अभिकेंद्र बल होगा तो आपका ए भी अभिकेंद्र त्वरण होगा। और हमने क्या जाना है, अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर आपका होता है v²/r। ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए कि अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर v²/r। इस पर आधारित आपसे कभी कभी क्वेश्चन से पूछ लेता है, तो आपको आना चाहिए अभिकेंद्र त्वरण इज इक्वल टू v²/r। ठीक है, अब आपको यहाँ से अगर एक चीज ये क्लियर हो गई हो कि a बराबर v²/r आपका हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता क्या है, f इज इक्वल टू m इंटू ए, तो m के प्लेस पर हम m ही रहने देंगे और a के प्लेस पर v²/r रख देंगे, तो आपका हो जाएगा f बराबर m इंटू v²/r, या आपका यह हो जाएगा f बराबर mv²/r। बिल्कुल बहुत ही आसान है अभिकेंद्र त्वरण। आप इसको ऐसे एक बनाइए, वृत्त बनाइए, उस पर कोई कण दिखा दीजिए, इस कण पर अंदर की तरफ एक बल ऐसे लगा दीजिए, इसी बल को हम क्या कह देते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कह देते हैं। और इसके गति की दिशा दर्शा दीजिए और नीचे लिख दीजिए F बराबर mv²/r। ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है। देखें, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स अगर आपको मिल जाएगा तो आप लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसके अनुप्रयोग कैसे होते हैं ये अभी हम आपको समझाने चल रहे हैं कि इसका अनुप्रयोग कहाँ है। हम जानते हैं कि जो सौरमंडल है, सौरमंडल में कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करता है। ये सभी को पता है कि सूर्य एक सेंटर में होता है और कोई भी ग्रह उसके चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करता रहता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि ये जो गति कर रहे हैं ग्रह, मान लीजिए आपका पृथ्वी हो गया और ये आपका क्या है, सूर्य है, तो ये जो गति करने वाले ग्रह हैं ये अपने मार्ग से विक्षेपित क्यों नहीं हो जाते, अलग क्यों नहीं हो जाते, हट क्यों नहीं जाते। तब यहाँ पर इसका आंसर होता है, ये आपका पृथ्वी है अगर, ठीक है, और ये आपका सन है, तो इसका आंसर होता है कि पृथ्वी से जब पृथ्वी इसके वृत्त पर गति करती है तो पृथ्वी से इसके सूर्य के तरफ एक बल लगता है जो अभिकेंद्र बल होता है, और इसी अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक स्थिर कक्ष में गति करती रहती है। यही हो जाता है आपके अभिकेंद्र बल का अनुप्रयोग। ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या लिखा गया है कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु है, इसलिए सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तीय गति करते हैं। चूंकि वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल आवश्यक होता है, अतः सभी ग्रहों को वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल सूर्य द्वारा ग्रहों पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। कुल मिलाकर कहानी वही है कि जब वो गति करेगा किसी वृत्ताकार पथ पर तो केंद्र की तरफ एक बल लगेगा जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, और इसी अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी टिकी रहती है। इसका आज हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। किसी एक डिस्क यदि 100 चक्कर प्रति मिनट, मतलब n का मान आपको दे दिया गया 100 RPM लगता है, तो डिस्क का आपको कोणीय वेग ज्ञात करना है। कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू आपका होता है 2πn, जहां पर n क्या होता है, चक्करों की संख्या। 2 का मान हम रख देंगे 2, पाई का मान रख देंगे हम 22/7, और n का मान हम रख देंगे 100 चक्कर प्रति मिनट है, तो 100 चक्कर प्रति मिनट को हम जब सेकंड में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, या फिर आपका यह हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, 2 पाई का मान 22/7 इंटू n का मान 100/60। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10.47 रेडियन पर सेकेंड आएगा। ऐसे क्वेश्चंस 1 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं आपसे किसी और आगे के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ।
तो इसके अगले वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल्स करवाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, आप उनको कैसे आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल पे। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन आप ये देख लीजिए कि एक पिंड 1.5 मीटर लंबी डोरी में बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। लेंथ आपको दे दी गई है। पिंड का कोणीय वेग तथा रेखीय वेग आपको ज्ञात करना है, मतलब ओमेगा का मान आपको ज्ञात करना है, v का मान ज्ञात करना है, जबकि आपको n का मान दिया गया है 20 चक्कर प्रति सेकेंड। तो देखिए आपको L का मान जो दिया गया है और आपको ओमेगा और V का मान ज्ञात करना है, जबकि आपको N का मान दे दिया गया है। तो इसी क्वेश्चन की तरह हम सबसे पहले ओमेगा ज्ञात कर लेंगे 2 पाई N से। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 20। अब देखिए यहाँ पर चक्कर जो है वो 20 चक्कर प्रति सेकेंड है, इसलिए 20 ही कर देंगे। तो ओमेगा का मान आपका आ जाएगा 125.6 रेडियन प्रति सेकेंड। ये तो आपका हो गया कोणीय वेग। अब रेखीय वेग v इक्वल टू आपका होता है r ओमेगा। r का मान यही लेंथ आपकी r काम करेगी 1.5 इंटू ओमेगा का मान आप रख देंगे 125.6। इसका गुणा कर लीजिए, आ जाएगा आपका 188.4 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका हो जाएगा रेखीय वेग, ये आपका हो जाएगा कोणीय वेग। अब यहाँ पर एक डाउट ये होगा कि L इज इक्वल टू R क्यों माना गया है। भाई आप एक केंद्र पर खड़े हो जाएं, एक लंबाई की रस्सी ले लें, उसे चारों तरफ घुमाएं, तो वही तो वृत्त बनेगा। वृत्त की त्रिज्या वही होगी जो आपकी रस्सी की लंबाई होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे के न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।